नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज देश की सियासत के लिहाज से अहम दिन। 690 विधानसभा सीटें पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हमारे साथ है बात करने के लिए। और जो सबसे अहम है वो ये कि पंजाब का चुनाव जो है उसका ऐलान हो गया है और सवाल ये उठ रहा है कि चन्नी साहब कहते तो है कि काम बहुत कर रहे हैं, दिख भी रहा है, पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन जो पब्लिक है वो कांग्रेस भी उस बात को जानती है, क्योंकि कांग्रेस तो कहती है कि सभी चेहरा रहेंगे, चन्नी के अलावा जाखड़ भी रहेंगे, सिद्धू भी रहेंगे। क्या इस तरह के कंफ्यूजन के साथ जनता जुड़ेगी आप लोगों से? अब ये है कि ये तो पार्टी डिसाइड करेगी अभी, और हम इलेक्शन में जा रहे हैं। इलेक्शन कोड लग गया है और हम इलेक्शन कोड का जो डेट्स डिक्लेयर किए हैं हम उसका वेलकम करते हैं और आने वाले दिनों में चुनाव होगा। जैसे जैसे कोड लगा है, जैसे जैसे उन्होंने नॉर्म्स फिक्स किए हैं उन पे काम करेंगे। आपको जिसके बाद मुख्यमंत्री बनाया गया कैप्टन अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस से बाहर है, कहा जाता था 2017 में कैप्टन थे इसीलिए कांग्रेस आई। अब क्या सिद्धू और आप हैं इसलिए कांग्रेस आएगी, या कैप्टन के अलग जाने से, कांग्रेस के बीजेपी के साथ जुड़ जाने से कुछ नुकसान कांग्रेस का होगा? आपने फिरोजपुर वाली रैली देखी है? देखने कहाँ दिया, पीएम को आप लोगों ने वापस भेज दिया। वहाँ 70,000 कुर्सी लगी थी, 700 बंदे आए और कैप्टन साहब खाली कुर्सियों को संबोधित करके चले गए। जब कांग्रेस में तो थे तो 70,000 वहाँ भरकर भी एक जगह नहीं मिलनी थी खड़े होने के लिए। ये कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह में फ़र्क है, यही आने वाले दिनों में होने वाला है। और पीएम को क्यों भेज दिया? पीएम को बेरंग ऐसे वापस पंजाब से भेज दिया? उनकी अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस थी वापस जाना। उनको पता था आगे कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, तो 10 किलोमीटर आगे से ही मुड़ना था। उन्होंने पहले मुड़ना ठीक समझा ताकि डाइवर्शन ऑफ की ध्यान की जो लोगों का ध्यान रैली पे ना जाकर इस बात पे आ जाए, और वो इस बात में सफल भी हुए हैं। लग रहा है सफल हुए। चुनावी मुद्दा भी ये हो जाएगा, क्योंकि आप चुनावी भाषण अलग अलग जगहों पर आप दे रहे हैं। आपके वीडियो कुछ सामने आ रहे हैं जिसमें तुसी कहते हो कि पत्थर नहीं बजया, गोली नहीं चली, तो की गोली चल दी वो इंतजार कर रहे थे तुसी? आप बीजेपी से हैं? नहीं, मैं टाइम्स नाउ से। ओके, तो मैं ये बता रहा हूँ कि वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे इतनी बड़ी बात प्राइम मिनिस्टर बोल दे जो उन्होंने बोली है। उसका मतलब ये है, और अगर वो जाना चाहते दोबारा हेलीपैड से जा सकते थे, अगर जाना चाहते अल्टरनेटिव रूट ले सकते थे, या जाना चाहते थोड़ी देर रुक जाते तो जो प्रोटेस्ट करने वाले थे उनको हटाया जा सकता था। तो ये सब कहने की बातें हैं। एक्चुअली स्थिति ये है कि वहाँ लोग नहीं थे। तो उनको जाने देते ना, लोग नहीं थे तो सामने दिख जाता, ज्यादा एक्सपोज हो जाते। अब कोई जाना ना चाहता हो तो कोई क्या करे? वो उन्होंने गवर्नर को पीछे बिठाया हुआ था कि 10 मिनट बाद लौट ही आना है, मैं आ रहा हूँ, आप यहाँ बैठो। यही हुआ है। चन्नी साहब सुर्खियों में थे इसलिए सबसे पहले चन्नी साहब को ही सुनवा दिया, लेकिन अब देश की जनता के मन में क्या है ये सुनने और सुनाने का वक्त आ चुका है। आज चुनाव आयोग ने 5 राज्यों की चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 600 से ज्यादा विधानसभा सीटें दांव पर होंगी। 18 करोड़ से ज्यादा मतदाता तय कर रहे होंगे कि कहां पर इस चुनाव में कौन उनका उम्मीदवार नहीं बल्कि उनका नेता बनकर विधानसभा तक पहुंचेगा, उनका विधायक बनकर विधानसभा तक पहुंचेगा। लेकिन इस बार बड़ा दिलचस्प है, और दिलचस्प यह है कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो दरअसल बहुत बदले हुए माहौल में हो रहे हैं। और उस माहौल के बारे में बात करने से पहले केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी, बहुत स्वागत आपका। और जो बदला हुआ माहौल है चुनाव का, उसमें सीधे जाकर कैंपेन नहीं करना है, ऑनलाइन कैंपेन, डिजिटल कैंपेन जो है, वर्चुअल कैंपेन का सहारा लेना है। ऐसे में क्या आपको जो आपकी सीटों का आकलन था, जो आपका एनालिसिस था, उस पर कोई इफेक्ट पड़ सकता है? क्योंकि आपके जो स्टार कैंपेनर, सबसे बड़े कैंपेनर है पीएम नरेंद्र मोदी, वो खुद पर्सनली जाकर लोगों से नहीं मिल पाएंगे, बल्कि एक वर्चुअल कैंपेन करना पड़ेगा। इसका इंपैक्ट पड़ेगा क्या?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले चुनाव आयोग के द्वारा आज चुनाव की तिथियों का ऐलान हुआ है, हम उसका स्वागत करते हैं। विशेष तौर से उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है उसका भी हम स्वागत करते हैं। कठिनाइयां जरूर हैं, लेकिन जीवन रक्षा से बड़ा या महामारी से बचाने से बड़ा कोई दायित्व तो नहीं होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के निर्देश के अनुरूप चुनाव प्रचार का हिस्सा बनेगी और 300 से अधिक सीटें हम एक बार फिर से जीतेंगे। भाजपा फिर से प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाएगी। सपा बसपा कांग्रेस का सोपड़ा साफ होगा। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके पास सर आप कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन अभी जैसे ही ये नए नियमों के तहत चुनाव होंगे कोरोना काल के दौरान, इसको देखते हुए जैसे ही चुनाव आयोग ने ऐलान किया, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके पास डिजिटल कैंपेन के पैसे नहीं है, डिजिटली आप उनसे ज्यादा सक्षम हैं, चुनाव प्रचार में बराबरी का मुकाबला नहीं होगा। क्या ये अखिलेश यादव और दूसरी पार्टियों के साथ भेदभाव हो गया क्या? देखिए, यह उत्तर प्रदेश का एक एक बच्चा जानता है, जितने गुंडे, अपराधी, माफिया, भ्रष्टाचारी सपा के पास हैं उतने किसी दूसरी पार्टी के पास नहीं है। और इस प्रकार का बयान वो हताशा का परिचायक है। और चुनाव होने से पहले, वोटों की गिनती होने से पहले उन्होंने पराजय स्वीकार करने का साहस दिखाया है। इसके लिए उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। सर आप इसको पराजय बता रहे हैं कि उन्होंने पहले ही पराजय स्वीकार कर ली, लेकिन हमने जो सर्वे किया उसमें जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर ज्यादा चर्चा थी कि वहां बीजेपी को नुकसान हो सकता है, वहां उतना नुकसान बीजेपी को नहीं दिख रहा। लेकिन जिस पूर्वांचल में आपका दावा है कि आपने सबसे ज्यादा काम किया, उस पूर्वांचल में नेक टू नेक फाइट दिख रही है, यह सर्वे में निकल कर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है फिर, अगर उन्होंने पहले ही चुनाव में हार मान ली है या उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो? मैंने कहा आपके सर्वे पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन फिर 300 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। सपा बसपा कांग्रेस लोकदल सहित जितने भी भाजपा विरोधी हैं सब एक हो जाएंगे, तब भी खिलेगा सुशासन का कमल, विकास का कमल, लोगों को सुरक्षा देने वाला कमल। उत्तर प्रदेश को कोई दंगा प्रदेश, गुंडा प्रदेश, अपराध प्रदेश नहीं बनाना चाहता, जमीन पे कब्जा करने वाला प्रदेश नहीं बनाना चाहता, अपराधियों के खौफ में कोई नहीं जीना चाहता, भर्तियों में भ्रष्टाचार कोई नहीं चाहता, विकास कार्यों में भ्रष्टाचार कोई नहीं चाहता। हमारी सरकार ने उन सब पर लगाम लगाई और उत्तर प्रदेश को एक पहचान दिलाने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार के आधार पर हमने किया है। विकास के बूते जनता के बीच में जा रहे हैं और विकास के बल पर जीतेंगे। ठीक है सर, आप कॉन्फिडेंट हैं, अच्छी बात है। और आज आप चूंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, आप बड़े बिजी भी होंगे, इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। लेकिन एक आखिरी सवाल, मथुरा में पहले चरण में ही वोटिंग होनी है, 10 फरवरी को वहां मत पड़ना है, और मथुरा को लेकर आजकल बड़ी चर्चा है सर। भगवान कृष्ण आजकल सबके सपने में भी आ रहे हैं, आपके सपने में आए क्या और कुछ कहा है उन्होंने योगी आदित्यनाथ के मथुरा से चुनाव लड़ने को लेकर? जी ने कहा तो नहीं, भगवान कृष्ण सपने आए कि नहीं मैं नहीं जानता, अगर आए होंगे तो श्री अखिलेश जी को यही बताए होंगे, श्री अखिलेश यादव जी तुमने जो कारनामे अपने सरकार के कार्यकाल में किए हो उसके हिसाब से अभी 25 साल तक आपका नंबर आने वाला नहीं है, इसलिए 22 और 27 प्रयास बंद करके आगे के बारे में सोचो। मेरे सपने में तो भगवान रोज आते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं बताते हैं कि क्या होने वाला। अखिलेश जी कह रहे हैं बताए हैं, लेकिन मुझे पूरा अनुमान है, क्योंकि मैं जनता के बीच में भी हूँ, मैं राम भक्तों के बीच में, शिव भक्तों के बीच में, कृष्ण भक्तों के बीच में, देशभक्तों के बीच में, सबके बीच में हूँ। और वहाँ की जो आवाज़ है वो मैं जानता हूँ। 2014, 17, 19 का परिणाम देश और प्रदेश और आप सबके सामने है। भाजपा ने जो दावा किया उसके परिणाम सामने है। श्री अखिलेश जी ने जो दावा किया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। चलिए सर, ये ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, अलग अलग चरणों में मतदान होंगे, तस्वीर और साफ होती जाएगी। और टाइम्स नाउ नवभारत पर हम सोमवार को एक बड़ा ओपिनियन पोल लेकर आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है वो भी जनता के मन में चल रहा है बताएगा। और साथ ही इस पूरे चुनाव के दौरान हम ट्रैकर लेकर आते रहेंगे कि किस वक्त जनता क्या सोच रही है, किन मुद्दों का क्या प्रभाव इस चुनाव पर पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए केशव प्रसाद मौर्य आपका। लेकिन इस बार जो इस चुनाव की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें बहुत कुछ बदला हुआ होगा,
डिजिटल कैंपेनिंग करनी पड़ेगी, वर्चुअल कैंपेनिंग करनी पड़ेगी, और इसमें किसी पार्टी को ज्यादा फायदा हो सकता है क्या, किसी को नुकसान हो सकता है क्या, किसको फायदा हो सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ नुपुर शर्मा प्रवक्ता बीजेपी की जुड़ रही हैं, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ जाएंगे अभी थोड़ी देर में हमारे साथ, गजेंद्र साखला कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, और आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। नुपुर जी, ये नए माहौल में जो चुनाव होगा इसका क्या इंपैक्ट आपको लग रहा है, स्पेशली अगर मैं यूपी चुनाव की बात करूं? अखिलेश यादव कह रहे हैं हम उनको नुकसान हो सकता है, वो इतना सक्षम नहीं है वर्चुअल रैलीज और सारी चीजों को लेकर, बीजेपी है। क्या ये बराबर का मामला नहीं रहेगा या फिर आपको ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि पीएम जो है वो खुद जाकर लोगों के बीच आपका प्रचार नहीं कर पाएंगे? सभी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को के निर्णय होंगे, कौन से चरण में होंगे, क्या कोविड प्रोटोकॉल रहेगा नहीं रहेगा, ये निर्णय 100% हमारे चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन के अधीन आता है। तो अब उन्होंने ये निर्णय लिया है, जाहिर सी बात है फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, उनके निर्णय के पहले ही कल उत्तराखंड और गोवा ने पहले ही ये अनाउंस कर लिया था, ऐलान कर दिया था कि फिजिकल रैलीज नहीं होंगी। और नए साल के जो सेलिब्रेशंस के चलते गोवा के अंदर जो पॉजिटिविटी रेट आई है उसके लिए हालांकि वो 100% फर्स्ट वैक्सीन लग चुकी है, एंड इट इज गोइंग गुड। जहां तक कि आपकी वैक्सीनेशन ड्राइव का सवाल है, टीकाकरण ड्राइव की सवाल है, उसके बावजूद ये निर्णय गोवा की सरकार ने ले लिया था। उन्होंने तो 16 तारीख तक का लिया हुआ है। तो मैं कहूंगी कि चुनाव आयोग का ये निर्णय है तो सराखों पर। लेकिन मेरा एक सवाल समाजवादी पार्टी से आज ये है, जो राग अलाप रहे थे पिछले चुनाव के अंदर कि कोरोना वायरस फैल रहा है, तुमसे कर रहे हो, जब पिछले 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, आज एकदम से जब चुनाव आयोग ने निर्णय ले लिया तो आपने यू टर्न क्यों लिया? इसका जवाब केशव प्रसाद मौर्य जी ने बखूबी दिया है आपको। जब आगामी चुनाव में किसी भी दल को, और मैं कहूंगी विपक्षी दल को, अपनी हार नजर आती है, वो ठीकरा अपनी हार का हमेशा चुनाव आयोग पे ही फोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वो चुनाव जीत जाते हैं तब चुनाव आयोग का धन्यवाद नहीं करेंगे। आपको ध्यान होगा सुशांत जी, किस तरीके से ये हैक हो जाता है, ईवीएम हैक हो जाता है, पूरा ड्रामा रचा गया था। जिस फेरे चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है यार हैकेथन करते आप आइए, ईवीएम आपके सामने है, दिखा दीजिए कैसे हैक होती है, तो एक भी विपक्षी राजनीतिक दल ने जाके पार्टिसिपेट नहीं किया। वहां उन्होंने किसी तरीके का प्रदर्शन नहीं किया कि देखिए ये रही ईवीएम और इस तरीके से हैक हो जाती है। तो ये सब नाटक है, क्योंकि अब स्पष्ट हो चुका है तमाम विपक्षी दलों को, वो चाहे एक साथ ही क्यों ना आ जाए, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। और आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप लोग जीत रही हैं और जो हार रहे हैं वो बहाने बनाने शुरू कर रहे हैं अभी से? हमारे साथ आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। वर्मा साहब, लोग बीजेपी स्पेशली, अभी केशव प्रसाद मौर्य भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी इस पर अपना बयान दिया कि जो लैपटॉप बांटने को अपनी बड़ी उपलब्धि बताने वाली पार्टी थी, अगर वो डिजिटल युग में इस तरीके का चुनाव हो और उसे अपने साथ भेदभाव बताए या कहे हम इसमें पीछे पड़ जाएंगे, ये उनकी हताशा दिखाता है और पहले ही चुनाव हार जाने का परिचायक है। सुशांत जी, देखिए पहले तो ये थोड़ा मिसकोट है। अखिलेश जी ने कहीं ये नहीं बोला कि हम डिजिटली पीछे हैं। अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, और मैं भी वहीं पे बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इस पे एज है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संसाधन है। तो इलेक्शन कमीशन से ये उन्होंने कहा है कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हो उनको जो है मौका दिया जाए नेशनल टेलीविजन पे, क्योंकि बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास ये संसाधन नहीं है। तो उसको मिसकोट करके डिबेट मत चलाइए, नंबर 1। नंबर 2, अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और डिप्टी सीएम जो उन्होंने देखा, उनकी बातें सुनी है। देखिए, हताशा भारतीय जनता पार्टी के हर व्यक्ति के अंदर है। वो जानते हैं कि चाहे ओपिनियन पोल हो जाए, चाहे लोगों की भीड़ देख लें, चाहे गांव देहातों में देख ले, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के पीछे हजारों और लाखों की भीड़ है। और सब लोग 4-6 महीने पहले कह रहे थे कि ये स्थिति है नहीं। जो पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में जो हालत हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। ठोको नीति इनकाउंटर कर रहे हैं, एक धर्म के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, पूरे 5 साल पोलराइजेशन। आज एक न्यूज आई है, और शान जी आप चैनल पे दिखनी चाहिए, कानपुर के पुलिस कमिश्नर अभी शाम को 5 बजे असीम अरुण जी वीआरएस लेके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं।
आप सोचिए क्या स्थिति रही होगी, इन्होंने क्या किया होगा 5 साल पे। और वैसे ही राजेश्वर सिंह सीनियर ऑफिसर हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट करते हैं, वो भी ज्वाइन करने जा रहे हैं 1-2 दिन में। आप सोचो ये स्थिति रही है उत्तर प्रदेश की। तो जो कोशिश कर रखी है भारतीय जनता पार्टी में, इस 24 करोड़ की भी जनता पता है। और वो डिजिटल ड्राइव हो चाहे कोई हो, अरे अखिलेश जी ने 2015 में लैपटॉप दिया था, आपने 2022 में एंड्रॉइड फोन भी दिया है, वो भी किस हालत का है वो देख लीजिए। तो डिजिटली सक्षम है पूरी तरीके से। मतलब सर आपको कहीं से कोई नुकसान नहीं है ना सर? आप दूसरी पार्टियों के लिए चिंतित हैं, आप पूरी तरीके से बराबरी की लड़ाई में हैं और आप जीत भी रहे हैं। आपकी चिंता दूसरी पार्टियों के लिए है जो सक्षम न हो शायद डिजिटली। नहीं, उन्होंने ये साफ कि डेमोक्रेटिक आप चुनाव करना चाहते हैं, सब पार्टियों को इक्वली इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी देश में, आपको 2019 की नमो टीवी याद नहीं है, जब डिजिटल के नाम पे ऐसे पुअड़ फनी हुई थी पूरे देश में, एड के नाम पे इन्होंने पूरी टेलीविजन चला दी थी। तो ये मायावी लोग कुछ भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इन सबसे बहुत आगे चल चुकी है और वो जानती है वो क्या करने जा रही है। मायावी लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अखिलेश यादव दूसरी पार्टियों के लिए चिंतित हैं, अपनी पार्टी के लिए चिंतित नहीं है। गजेंद्र साकला जी, आप लोगों को कोई दिक्कत लग रही है इस तरीके के प्रचार में? क्या इसमें किसी पार्टी का एज दिख रहा है आपको? नहीं, इसमें हमारे हिंदुस्तान के चुनाव आयोग ने चुनाव का जो कार्यक्रम जारी किया है उसका हम स्वागत करते हैं। उसमें मेरा एक व्यक्तिगत सोच ये था कि अभी जो हालात चल रहे हैं देश के अंदर पिछले 1 सप्ताह के अंदर कोरोना को लेकर के, इसकी सीवियरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। तो शायद ये मेरी ओपिनियन है, व्यक्तिगत ओपिनियन है कि चुनाव आयोग को 2-5 दिन थोड़ा देख करके भी क्या स्थिति, इसकी सीवियरिटी बढ़ने जा रही है, पीक आ रहा है या कब तक इसका पीक आएगा, थोड़ा सा देखना चाहिए था। क्योंकि अगर हम इतनी बड़ी जनसंख्या को चुनाव के अंदर झोंक रहे हैं तो कल को ऐसा नहीं हो कि हम मेडिकली हमें बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़े। ये मेरी चिंता व्यक्तिगत थी। लेकिन चुनाव आयोग ने इसमें बस छोटी सी बात मैं जोड़ दूं, चुनाव आयोग ने जिन सभी पार्टियों के साथ एक चर्चा की थी और उसमें सभी पार्टियों ने कहा था कि चुनाव सही समय पर होने चाहिए, फिर आप यहां आकर चिंता क्यों जता रहे हैं? आपके नेताओं को वही कहना चाहिए था कि मत झोंकिए। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो मीटिंग हुई थी आज से 16-17 दिन पहले, और अब जो आप देख रहे हो 1 हफ्ते के अंदर जो सीवियरिटी बढ़ी है, इस मेरे ख्याल से आपके चैनल पे भी बराबर दिखाया जा रहा है कि देश के अंदर इस पिछले 5-6 दिन में जो सीवियरिटी बढ़ी है और जिस तरह के एकदम जंप ले करके हमारे पेशेंट आ रहे हैं और डेथ रेट भी बढ़ रही है, वो थोड़ा सा चिंताजनक है। मानवीय दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूं, इसको अदरवाइज आप न ले कि देश की जनता को कैंपेन वाले हिस्से पर आपकी राय क्या है सर? कैंपेन वाली स्थिति के अंदर मेरी राय ये है कि कैंपेन के अंदर जो चैनल्स वगैरह पर समय दिया जाता है वो सभी दलों को लगभग बराबर समय दिया जाए। ऐसा नहीं है कि केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी बैठी है, सत्ता में है, उनके पास पैसों की छूट है, कल को उसका दुरुपयोग करके वो चैनल को हाईजैक करके ज्यादा समय उनको दिया जाए और बाकी पार्टियों को थोड़ा समय। इस तरह की मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, इनको इक्वल समय मिले, ये हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे। आपके नेता घरों से निकलेंगे, जाएंगे कैंपेन करने के लिए घर घर, दिक्कत तो नहीं होगी उनको? कैंपेन में तो देखिए जो गाइडलाइन जारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, कांग्रेस पार्टी पूरा उसका सपोर्ट करेगी, पूरा कार्यकर्ताओं को भी इस बात के लिए बाध्य करेगी कि आप इस गाइडलाइन को फॉलो करें और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चले। जान माल, अगर इंसान जिंदा रहेगा तो चुनाव लड़ेगा, तो जीत हार होगी। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो क्या चुनाव, क्या जीत और क्या हार। सही बात है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपके हिसाब से किसी को एज मिलता दिख रहा है क्या इस नए प्रचार तंत्र के जरिए या नए प्रचार के तरीके के जरिए? देखिए सुशांत जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जब इस बात पर चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी को एज हो गया है, फिर अभी जो आशुतोष वर्मा जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मित्र, उन्होंने कहा कि अरे नहीं, अखिलेश जी का बयान तोड़ मरोड़ के है, हम तो बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, हमने तो तब लैपटॉप बांट दिया था। और अभी साकला जी कह रहे हैं कि देखिए ये बड़ा समय ऐसा चल रहा है कि चुनाव टाल देना चाहिए, हम बड़ी चिंता कर रहे हैं।
तो अब आप जैसे एंकर सबको बड़ी मुसीबत कर देते हैं। आपने टोक दिया उसी में कि भाई सभी पार्टियां गई थी। तो ये जो पार्टियां जब चुनाव आयोग जाती हैं ना, तो वहां चूंकि फैक्ट्स पे बात करनी होती है, वहां जो बात आप कह रहे हैं उसको उसी को माना जाता है। लेकिन जब टीवी पर पार्टियों के प्रवक्ता आते हैं, सभी राजनीतिक दल करते हैं, इसी का काम वही होता है प्रवक्ताओं का, तो वो आकर एक अपना मानवीय चेहरा दिखाते हैं। इस देश ने मानवीय चेहरा देख देख के बड़ा दुख भोगा है, बहुत फ्रॉड उस मानवीय चेहरे के पीछे होता है। आप ये बताइए मुझे, एक ही चीज हो सकती है ना, एक ही चीज हो सकती है ना कि या तो चुनाव नहीं हो, आप कहें कि भाई ये चुनाव नहीं होना चाहिए, हमको ये जो नियत समय में नहीं हो रहा है, एक संवैधानिक जो भी संकट आएगा इसको हम जाएंगे। लेकिन वहां तो चुनाव होने देना है, टीवी पर आकर मानवीय चेहरा दिखाना है। अब जब हम कहते हैं कि भाई हमारी सब चीजें बराबर कर दीजिए, चुनाव आयोग बराबर कर दे, अच्छा नरेंद्र मोदी की रैली और अखिलेश यादव की रैली में कैसे चुनाव आयोग एक बराबर भीड़ कर देता बताइए? तो ऐसे ही डिजिटल कैंपेन में भी कैसे एक बराबर कर देगा? ये कुतर्क नहीं जान पड़ता कि अच्छा सभी को एक बराबर कर दो। और जो जिसको कहते हैं ना कि राजभर जी की पार्टी है, 4 जिले की पार्टी है, अब उसको आप कहेंगे कि अच्छा एक काम करो, इसको भी समाजवादी पार्टी के बराबर समय दे दो, संभव है क्या? और ये वो लोग कह रहे हैं जो ट्रेडिशनल जो तरीके थे, जो दूरदर्शन के समय में, ऑल इंडिया रेडियो के समय में पार्टियों को समय मिलने का एक तय तरीका है, ये सब जानते हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग जानते नहीं, सब समझदार लोग हैं, सारी प्रक्रिया जानते हैं। और उसके तहत हर राजनीतिक दल के जनाधार, उसकी जो स्थिति होती है उसके आधार पर उसको समय मिलता है। मुझे लगता है कि जब वर्चुअल कैंपेन में जाएंगे तो एक तरीका ये होगा कि आपको दूरदर्शन पर, ऑल इंडिया रेडियो पर समय मिले। दूसरा तरीका ये होगा कि पार्टी कितने कार्यकर्ताओं तक पहुंच सकती है, कितने मोबाइल धारकों तक पहुंच सकती है, कितने लोगों को अपनी बात घर घर जाकर बता सकती है। आप नहीं बताने की स्थिति में है, आपका नेता, आपका कार्यकर्ता, हर पार्टी कहती है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, बूथ लेवल तक, मंडल लेवल तक है। तो ये सारी चिंता क्यों होनी चाहिए? बल्कि खुश होना चाहिए कि क्षेत्रीय पार्टियां, छोटी पार्टियां, ये भाजपा बड़ा पैसा रखे हुए बड़े बड़े रैली करती है, तो उससे तो इनको खुश होना चाहिए था, सबको तारीफ करना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ सबका पता नहीं क्यों चेहरा उतरा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। लोकतंत्र का पर्व है, खुश होइए, तारीफ कीजिए। ठीक है आशुतोष जी, आपके हिसाब से कोई इंपैक्ट इस नए तरीके का पड़ेगा, और पड़ेगा तो किस पर ज्यादा पड़ सकता है और किस राज्य में ज्यादा देखने को मिल सकता है इंपैक्ट? सर आपका ऑडियो म्यूट है। माफ करिएगा सुशांत जी। इलेक्शन कमीशन का एक फंडामेंटल है और वो ये है कि सारी राजनीतिक पार्टियों को लेवल फील्ड मिलना चाहिए। तो लिहाजा अगर इस सिद्धांत के हिसाब से अगर इलेक्शन कमीशन चलता है तो जाहिर सी बात है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को उसी अंदाज में टीवी चैनल्स पे या दूसरे प्लेटफॉर्म पे जगह मिलनी चाहिए, जैसे कि अभी हमारे मित्र हर्षवर्धन ने कहा कि जो दूरदर्शन के ऊपर मिला करता था। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि आज के जमाने में यह कहना कि डिजिटल में किसी को एज है और किसी को एज नहीं है, यह बात अपने आप में बेमानी है। बेमानी इसलिए है क्योंकि आज के युग के जो नई पीढ़ी है वो फेसबुक लाइव भी करती है, वो यूट्यूब लाइव भी करती है और वो ट्विटर पे भी एक्टिव रहती है। और बहुत सारे ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां पे उसकी एक्सेस बड़े बड़े लोगों से ज्यादा है। तो ये कहना कि हमें कैंपेनिंग में नुकसान होगा, मैं इस थियरी को नहीं मानता हूं। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो आज की तारीख में आप दिन भर अखिलेश यादव हो या फिर संजय निषाद हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो फेसबुक लाइव दिन भर करे, कौन उनको रोकता? कोई नहीं रोकता। दिक्कत इस बात में है कि आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके कार्यकर्ता आपकी बातों को लेकर एंथ्यूज्ड हैं, अगर जनता में आपके प्रति प्यार है, अगर उसके प्रति उनके मन में स्नेह है, तो जाहिर सी बात वो आपकी बातों को सुनने के लिए आपके फेसबुक लाइव पर आएंगे। अगर नहीं प्रेम है तो नहीं आएंगे, सीधी सी बात है। इसलिए ये आज के टेक्नोलॉजी के युग में ये कहना कि किसी को एज है और किसी को एज नहीं है, हाँ ये बात 2014 में जरूर कही जाती थी, जब टेक्नोलॉजी के मामले में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे थी, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत आगे थी। लेकिन आज की तारीख में लेवल प्लेइंग फील्ड है। अगर आप पिछले 7 सालों में अगर आपने भारतीय जनता पार्टी से नहीं सीखा है, लेकिन क्या आज की तारीख में ये चुनाव क्या इस बात का रह गया? देखिए फेसबुक सबके पास होगा
टेलीविजन पर भी हम ये मान के चलते हैं भाई इलेक्शन कमीशन सबको बराबर समय दिलवा देगा। क्या ये चुनाव इस बात का रह जाएगा कि किसके नेता जो हैं वो अपनी टांगे या अपनी चप्पलें घिसने को तैयार हैं, किसके कार्यकर्ता चप्पलें घिसने को तैयार हैं और कितना लोगों तक पहुंचकर अपनी नेताओं की बात पहुंचाने के लिए मेहनत करने को तैयार हैं, उसको एज मिलेगा क्या? नहीं, देखिए सुशांत जी, वो जो चप्पल घिसने का वक्त जो है वो आज की तारीख में अब खत्म हो गया है। इसलिए खत्म हो गया कि अगर हम फेसबुक लाइव अगर हम कर रहे हैं या यूट्यूब लाइव अगर हम कर रहे हैं, और मैं इसलिए यह बात कह सकता हूं क्योंकि मैं खुद एक यूट्यूब चैनल का संपादक हूं, तो अगर आपके कंटेंट में अगर दम है तो लोग आपके कार्यक्रम को देखते, अगर कंटेंट में दम नहीं है तो आपके कार्यक्रम को नहीं देखते। आप कितने भी बड़े नाम हो, कितने भी छोटे नाम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अगर क्रिएटिव तरीके से समाजवादी पार्टी या जो दूसरी छोटी पार्टियां हैं, अगर वो अपने कंटेंट का क्रिएशन करेंगी, अगर लोगों से कनेक्ट करने की बात करेंगी, अगर लोग उनसे जुड़ना चाहेंगे तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। ये आज से 5 साल पहले कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज इसमें मेरा एक काउंटर प्रश्न है कि क्या जो गांव का बिल्कुल गरीब वर्ग है वो आपको लगता है यूट्यूब और फेसबुक लाइव देखकर मन बनाएगा? सुशांत जी, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में गांव तक जो टेली पेनिट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप YouTube चैनल्स को देखेंगे जो मैं रेगुलरली देखता हूं, तो गांव के बहुत छोटे गांव के लोग भी, उनके अपने YouTube चैनल्स हैं और वहां पे बहुत क्रिएटिव तरीके से कंटेंट का सृजन वो कर रहे हैं। इसलिए ये कहना है कि गांव में YouTube का पेनिट्रेशन नहीं है या वहां के लोग YouTube तक नहीं पहुंच पा रहे, मैं इस बात को नहीं मानता। आप किसी भी गांव में चले जाइए, आप देखेंगे कि 2000 का फोन होगा, लेकिन वो 2000 के फोन में दिन में कम से कम 5-6 घंटे वो YouTube चैनल देखते हैं, वो वीडियो देखते हैं। तो ये कहना कि शहर के लोगों की एक्सेस ज्यादा है, गांव के लोगों की एक्सेस कम, मैं इस थियरी को नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल तौर पर देख रहा हूं। सुशांत जी, ठीक है, तो नुपुर जी, ऐसे में जो डिजिटल इंडिया आपने बनाया, फिर उसका फायदा आपको जाना चाहिए या चला जाएगा क्या कि भाई आपने इंटरनेट, और जो लोग जियो को गाली देते हैं वो इंटरनेट ही आज चुनाव क्या होगा कैसा होगा ये तय करेगा? देखिए, मैं एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम आशुतोष जी से बिल्कुल अग्री करती हूँ, हर्षवर्धन जी से भी करती हूँ कि जहाँ तक आज चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने आज दूरदर्शन और AIR का नाम लिया था, उनका कैसा तरीका है वो स्पष्ट है, वो पब्लिक में है, एवरीबडी नोज कि वो हर पार्टी को उनका जैसा समय होगा वैसा मिलेगा। अब फिर भी अगर विपक्षी दलों को लगता है कि प्राइवेट चैनल के बारे में क्या बोल रहे हैं जाने, अब आपके प्रवक्ता आते नहीं डिबेट में तो हम क्या कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, देखिए समाजवादी पार्टी में मैं आना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी ने क्या कहा, पुलिस वाले, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, ये लोग छोड़ रहे हैं, VRS ले रहे हैं और पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, लगाइए क्या होगा। मैं इतना कहूंगी, कम से कम अतीक और मुख्तार जैसे लोग पार्टी ज्वाइन करें, उससे तो बेहतर ही है। एक जगह गुनहगार और आतंकवादी ज्वाइन करते हैं, एक जगह पुलिसकर्मी ज्वाइन करते हैं जो गुनहगारों को उनका सही रास्ता दिखाते हैं जेल के पीछे। और फिर इन्होंने कहा हमने 2015 में लैपटॉप बांट दिए थे। भाई साहब, आप लोग डिसाइड कर लीजिए, या तो आपके लैपटॉप काम नहीं कर रहे, काम कर रहे होते तो अखिलेश यादव ऐसी बात नहीं कहते। मैं तो भैया बहुत ही कंफ्यूज हो गई आपके इस बयान से। दूसरी रही कांग्रेस की बात, सुशांत जी, ठीक है, कांग्रेस को क्या दिक्कत आनी चाहिए? राहुल गांधी जी तो इटली में बैठ के ट्वीट करके अपनी राजनीति करते रहते हैं, उनकी तो रोजमर्रा की राजनीति ट्विटर से ही होती है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो तो लॉन्ग डिस्टेंस राजनीति भी करते हैं ऐसे। सुशांत जी, ठीक है, आशुतोष वर्मा जी पहले आप रिस्पॉन्ड कर दें। देखिए, मैंने पहले ही बोला था ना कि भारतीय जनता पार्टी मायावी पार्टी है, प्रवक्ता को भी ऐसे सिखाते हैं। मैंने क्या बोला आपके वहां कि जो व्यक्ति सरकार में VRS ले रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट की शाम में, उसकी कार्यशैली कैसी रही होगी, इन्होंने कहा घुमा के बता दिया। ठीक, तो मायावी प्रवक्ता भी सुन लिए। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं, पर आशुतोष जी मेरा इसमें एक प्रश्न है, आशुतोष जी मेरा एक प्रश्न है कि इसमें किसी पर संदेह करना क्या जरूरी है? हमारे ही पैनल में आशुतोष जी बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, और इन्होंने बाद में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अपनी पत्रकारिता से कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। भाई उनको जब लगा उन्होंने राजनीति चुन ली, तो उसको जब लगा उन व्यक्ति को उन्होंने VRS लिया, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में चले गए। इसमें क्या है? नहीं, ठीक है, नहीं कोई कुछ है थोड़ी। देखिए, सब जनता देख ही रही है किसको क्या करना है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रिजभूषण शरण सिंह, पिंटू सिंह, उदयबाद सिंह, धनंजय सिंह कल क्रिकेट खेल रहे थे, ये भूल जाते हैं, इनको याद आता है मुख्तार अंसारी। खैर ठीक है, कोई बात नहीं।
अभी बात हो रही थी डिजिटल की जो हम लोग कर रहे थे, याद कीजिए इमरजेंसी के दौरान में सारे बड़े नेता जेल में थे, सारे अखबार बंद थे, जो सरकार के खिलाफ लिख सकता था वही अखबार चलता था जो उनकी चरण वंदन करे, और मात्र एक माध्यम था ऑल इंडिया रेडियो। सूचना तंत्र क्या था आपको पता है, और क्या हुआ, माननीय इंदिरा गांधी जी अपनी सीट हार गई और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस गायब हो गई। तो जनता के विवेक पे सवाल उठाना और ये सोचना कि खाली डिजिटल से ही सारा बदल जाएगा, तो ये अपने आप में बड़ी अतिशयोक्ति होगी। जनता 5 साल की कार्यशैली देख रही है। मैं आपके पास लौट रहा हूं सर, हमारे साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जुड़ गए हैं। प्रमोद सावंत जी, बहुत स्वागत टाइम्स नाउ नव भारत पर। आपका चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। गोवा में आप लोग कितने आश्वस्त हैं, कैसी तैयारी आपकी, और ये जो नया माध्यम और तरीका होगा डिजिटल कैंपेनिंग का, उसका गोवा के चुनाव पर कोई असर देखते हैं क्या आप? सबसे पहले मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्वागत करता हूं कि उन्होंने 14 फरवरी ये तारीख गोवा के लिए दी गई है। तो फिर गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जिस तरह से कोविड का प्रोटोकॉल संभालते हुए यानी डिजिटल प्रचार और डिजिटल माध्यम से जो लोगों के बीच में जाने का उन्होंने कंडीशन डाली है वो सही है, और उसका भी मैं स्वागत करता हूं। डेफिनेटली हम कोविड का सब प्रोटोकॉल संभाल के फिर से एक बार इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे। और जिस तरह से हमने पूरे 3 साल में मैंने सरकार लोगों की सेवा की है, डेफिनेटली लोग फिर से एक बार हमें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से मौका देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। प्रमोद सावंत जी, अभी गोवा में जो स्थिति आपको दिख रही है, ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हैं अपने नतीजों को लेकर, लेकिन आपकी टक्कर किससे है? कांग्रेस से, तृणमूल कांग्रेस से, या आम आदमी पार्टी से? मैं तो एट प्रेजेंट कहूंगा कुछ भी हुआ तो यहाँ पे अभी कांग्रेस, तृणमूल, आम आदमी पार्टी और रीजनल पार्टीज भी है। फिर से मैं कहूँ, मैं जज करके कहता हूँ कि हमारी टक्कर जो है ये कांग्रेस से ही है। सर, हमने अभी हाल में एक सर्वे किया था और उसमें बीजेपी को गोवा में 18 से 22 सीटें आती दिख रही थी, लेकिन आप टक्कर बता रहे कांग्रेस से। सर्वे कहता है कि आपकी टक्कर आम आदमी पार्टी से हो सकती है, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रह सकती है। जी बिल्कुल नहीं है, मैं अभी भी कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की टक्कर तो कांग्रेस से ही होगी। और अरविंद केजरीवाल जो वो फ्री वाला फॉर्मूला लेकर आए गोवा के लिए, वो गोवा को पसंद नहीं आएगा? ये जो सभी जो नए नए फॉर्मूला यहाँ पे ला रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है गोवा के लोगों के ऊपर जो डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट में हमारी सरकार ने काम किया है, तो फिर गोवा के लोग भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन वाला सरकार प्रीफर करेंगे। और ममता बनर्जी, उनकी कहीं तो पहुंच होगी। मैं गोवा आया था सर कुछ दिन पहले, मुझे आपके पोस्टर नजर नहीं आए, लेकिन हर 100 मीटर के बाद ममता बनर्जी के पोस्टर नजर आते थे। तो उन बड़े बड़े पोस्टर्स का कुछ तो वोटर के दिल पर भी असर पड़ेगा। हम पोस्टर में नहीं है, हम जमीन पे हैं, हम लोगों के बीच में हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आपका सर्वे ने जो कहा है 18 से 22 सीट, इससे भी 22 से ज्यादा सीट गोवा में हम चुन के आएंगे, एक कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है सर, गोवा में वैलेंटाइन डे के दिन चुनाव पड़ रहा है, तो युवा आएगा वोट करने? आपको उम्मीद है कहीं वैलेंटाइन डे मनाता रह गया फिर आपकी उम्मीदों पर पानी ना फिर जाए? बिल्कुल नहीं, गोवा का सभी युवा वैलेंटाइन डे के दिन भी यानी वोटिंग के लिए आएंगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है। यहाँ के युवा बड़े जिम्मेदार युवक है, रिस्पॉन्सिबल यूथ है, और they'll definitely youth will vote for the बीजेपी। मतलब वैलेंटाइन डे में दिल किसी और को दे, वोट आपको ही देगा, आप कॉन्फिडेंट हैं? यस, थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रमोद सावंत जी, हमारे साथ बात करने के लिए आपका। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कॉन्फिडेंट हैं, कह रहे हैं 22 से भी ज्यादा सीटें आएंगी, और उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी से है, आम आदमी पार्टी से नहीं है, तृणमूल कहीं नहीं है, पोस्टर में ममता बनर्जी हो सकती हैं, चुनाव में कहीं नहीं है। सांकला साहब,
गोवा में कम से कम बीजेपी मान रही है कि आपसे ही टक्कर है उनकी। आप भी मानते हैं बीजेपी और कांग्रेस है, या कहीं आम आदमी पार्टी आपसे आगे निकल सकती है? सर वहां पर जो टक्कर है वो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर ही टक्कर है। दूसरी पार्टियों का वहां अभी तक कोशिश कर रहे हैं वो लोग, लेकिन वोट परसेंटेज के अंदर उनका अभी इफेक्ट नहीं है। वोट और परसेंटेज दूसरा के प्रश्न अंदर जो नूपुर जी कह रही थी कि राहुल गांधी के लिए बेहतर हो गया है, वो अब इटली से भी प्रचार कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों करने में कोई मना है क्या? कानून में लिखा हुआ है कि बाहर से प्रचार नहीं करना चाहिए। इनको तो सुबह शाम 2-3-4 नाम याद रहते हैं। इनको ना तो देश की महंगाई याद रहती है, ना गरीबी याद रहती है, ना इनको किसानों का 700 किसान शहीद हो गए उनका याद रहता है, ना उनको मिलने वाली फसल का मूल्य याद रहता है, ना महिलाओं की अस्मत बचनी चाहिए वो याद रहती है, ना बेरोजगारी याद रहती है। इनको दिन भर भारत रहता है, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, और उसके बाद में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, नेहरू जी और कांग्रेस। इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है प्रोग्राम। जनता इनका हाल देख चुकी है और अभी 5 चुनाव हो रहे हैं। इस बात से इत्तेफाक रखता हूं। सर्वे करवा लीजिए। बीजेपी को महिलाओं की अस्मिता याद नहीं रहती, क्योंकि सर रेप के मामले में राजस्थान नंबर हो, लेकिन बीजेपी इस मामले को गंभीरता से नहीं उठाती। मैं मानता हूं बीजेपी को बेरोजगारी पर ध्यान नहीं रहता। राजस्थान बेरोजगारी में नंबर 2 है। राजस्थान के बेरोजगार प्रियंका गांधी से मिलने के लिए यूपी में सड़क पर सोते रहे, लेकिन बीजेपी ने मुद्दे को ढंग से नहीं उठाया। मुझे ध्यान है कि राजस्थान में वैट कम नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी ने इसको ढंग से नहीं उठाया। वो पेट्रोल की कीमत और महंगाई पर नहीं चर्चा कर पाई। मैं इस बात से सहमत हूं सर। राजस्थान के अंदर तीनों बात कही है, मैं तीनों का आपको जवाब देता हूं। आपने महंगाई का कहा है ना, महंगाई की वैट की जहां तक बात की है अशोक गहलोत साहब ने, अभी हाल ही के अंदर वैट के अंदर कमी की है 4% की, जिससे डीजल और पेट्रोल की रेटों में कमी आई है। डीजल और पेट्रोल की रेटें जो बढ़ाई गई है वो केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ाई है, उसकी वजह से आज स्थिति हुई। अगर केंद्र सरकार के अंदर थोड़ा भी ईमान बाकी है तो डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाए। दो तरह की बात क्यों करते हो? जब ये कहते हो कि देश के अंदर 1 नेशन 1 टैक्स, तो फिर वैट क्यों लागू है? क्यों नहीं आपने जीएसटी के अंदर डीजल और पेट्रोल को शामिल किया? 1 नेशन 1 टैक्स है तो झारखंड में 25 रुपया घटा रहे, राजस्थान में भी 25 घटाई, वहां 4% घटाते हैं और सबसे लास्ट में घटाते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। उसके बाद आपने बेरोजगारी की बात की, बेरोजगारी की देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था। आप लोग कहाँ हैं? गजेंद्र जी कह रहे हैं मुद्दे उठाइए, आप लोग उठाते नहीं है। राजस्थान में 25 रोजगार हिंदुस्तान की जनता को नीति आयोग में बता दीजिए उत्तर प्रदेश का 40 लाख लोगों को रोजगार मिलता, और आज बेरोजगारी। आ रहा हूँ नुपुर जी, साखला साहब का कहना है ये मुद्दे आपके लिए है नहीं, आप राहुल गांधी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसके अलावा कुछ सोचते नहीं। इनके पास केवल यही मुद्दे हैं। सुशांत जी कहाँ पर है? तो मुसलमान है, मैं जरा हिंदुस्तान है, जवाब नहीं हो पाएगा। 2 लोग पे चिल्लाएंगे तो आपकी अच्छी एक बार नुपुर जी जवाब दें, फिर वर्मा जी के पास भी जाना और दोनों चिल्लाने वाली तू तड़ाक वाली डिबेट नहीं होती, आपकी अच्छी डिबेट इससे ज्यादा और क्या हो कि हिंदुस्तान के अंदर एक बार से एक दलित मुख्यमंत्री है। सबसे पहले तो मैं तभी बोल पाऊंगी अभी तक बड़ी अच्छी डिबेट चल रही है, सब प्यार मोहब्बत का माहौल चल रहा है, सब एक दूसरे को बोलने दे रहे हैं। नुपुर जी को भी बोल लेने दीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। देखिए आज चुनाव अनाउंस हुए हैं, उनको लग रहा है कि आज चलो बैठे मौके पे चौक का छक्का लगा लेते हैं, आज ही सारा भाषण दे देंगे, दूसरे के समय भी खा लेंगे। लेकिन बहरहाल जरा पहले मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, याद तो हमारे को गायत्री आपके वो वाले नेता चौधरी बशीर, वो मंत्री जो 6ठी बार शादी करने चले थे, वो भी हैं। याद तो हमें आपके टोटी चोर भी हैं। याद तो हमारे को आपके वो मंत्री भी हैं जिन्होंने पत्रकारों को जिंदा जला दिया था। याद तो हमें बहुत कुछ, आप उसकी चिंता मत कीजिए। खासकर ये याद है कि बहन मायावती के गेस्ट हाउस वाला किस्सा और कैसे समाजवादी पार्टी गुंडों ने उन तक को नहीं बख्शा था। अब रही बात आपकी कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता कहते हैं इनको ये याद नहीं थी। भाई साहब हमें अच्छी तरीके से याद है, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी यूपीए 2 की, तो डबल डिजिट इन्फ्लेशन था देश के अंदर, 10% से अधिक था। हमें ये भी याद है कि आपके शासनकाल में 1241 रुपए का सिलेंडर हो गया था, हमें अच्छी तरीके से याद है। हमें ये भी याद है
हो गया था। झूठ बोल करके गलत तरीके से भागने की कोशिश मत करना। मैं इस चैनल से भागने नहीं दूंगा, मैं टाइम्स नाउ से भागने नहीं दूंगा। झूठ बोलने वाली प्रवक्ता को इस टाइम नाउ चैनल से भागने नहीं दूंगा। मैं भागने नहीं दूंगा झूठ बोलकर। 1200 सिलेंडर कब हुआ? सिलेंडर झूठ बोल करके जाने नहीं दूंगा। देश की जनता को टाइम्स नाउ के चैनल पर साकला साहब आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। साकला साहब मैं आपको मौका दे दूंगा ना, आप उस पे बोल लीजिएगा। इसमें क्या होता है, कुछ सुनाई नहीं देता है। ये भी झूठ है। बेवकूफ लोग और देखना जिनको झूठ बोल करके जनता को बरगला सकते हो। इस दिन हुए 1200 साकला साहब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम लोग भी इस कोरोना काल में ज्यादातर वक्त में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कान में एक ही लगा हुआ है, 5 आवाज सुनने की आदत नहीं है, समझ ही नहीं आता कौन बोल रहा है। सर प्लीज सर थोड़ा सा रुक जाइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। साकला साहब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, फिर बोलना पड़ेगा ऑडियो कम करने। सर प्लीज सर, आपको मौका दूंगा सर, आप प्लीज रुक जाइए। झूठ नहीं बोल, बोलिए जल्दी बोलिए। ये दूसरों को स्टूपिड बोल रहे हैं, ये खुद बेवकूफी कर रहे हैं, ऐसे चिल्ला के इनकी शक्ल देखिए। भाई साहब पानी पीजिए, ऐसे नहीं होगा चुनाव। ऐसे प्रचार करेंगे तो एक वोट भी नहीं पड़ेगा, वोट कट जाएंगे सारे। नुपुर जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, साकला साहब पे छोड़ दीजिए, आप अपनी बात लेकिन आप इनको रोकिए, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, कोई पर्सनल नहीं हो रहा है इनके साथ। ये क्यों इतना बौखला रहे हैं? ये तो साफ जाहिर है कि इनकी आगामी हार इनको नजर आ रही है। अब ये बात करते हैं महिलाओं की, ये भी कोई नहीं भूला। अप्रैल माह 2021 के अंदर अशोक गहलोत क्या कहते हैं राजस्थान असेंबली के अंदर के SC/ST महिला, दलित महिलाएं फर्जी रेप के, फर्जी बलात्कार के केस फाइल करती है। ये भी कोई नहीं भूला। अक्टूबर 2021 के अंदर देवरिया के अंदर कांग्रेस की महिला टिकट जो मांग रही थी उसकी पिटाई कर। नुपुर जी आपका पॉइंट क्या है? आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो सकती है, आप रोज बादाम खाती होंगी, लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपका पॉइंट क्या है? आपको सब याद है, मैं मान गया, लेकिन फिर इसमें पॉइंट क्या है? 1200 रुपए सिलेंडर कब गया? आपका काउंटर पॉइंट मैं ले रही हूँ। अगर ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, तो आपने ठीक है, पॉइंट समझ गया मैं। पड़ी हुई है। आशुतोष जी और हर्षवर्धन जी से मेरा एक प्रश्न है। नेता देखिए हर जगह जीत रहे होते हैं और सब जीत रहे होते हैं, इसलिए ये प्रश्न मैं आप दोनों के पास लेकर आ रहा हूं। आशुतोष जी पहले इन 5 राज्यों में सबसे दिलचस्प मुकाबला आपको कहां लग रहा है और कहां सबसे कड़ा मुकाबला लग रहा है आपको? आशुतोष जी। सर आपका फिर म्यूट है सर। हाँ सुशांत जी, इस वक्त पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश पे लगी हुई है, इसलिए सबसे दिलचस्प मुकाबला सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर है। जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब में भी मुकाबला है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा मुकाबला कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, इसलिए सबको लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं ये मानता हूं कि मुकाबला उत्तराखंड में भी मजबूत होगा, गोवा में भी मजबूत होगा और पंजाब में भी होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे ही इस बात को तय करेंगे कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी अभी तक थी वो कितनी कारगर है, उनके जो हिंदुत्व के मुद्दे हैं वो कितना कामयाब होंगे। क्या योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में अगर वो दोबारा बन के आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीसरे सबसे पावरफुल नेता होंगे या नहीं नेता होंगे, उनके आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी में क्या भूमिका होगी। तो चुनाव के लिहाज से मेरा मानना है और देश की राजनीति के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है। इससे अलावा अगर आप पंजाब की भी बात करेंगे तो पंजाब का बहुत छोटा सा उसकी भूमिका होगी। अगर वहां आम आदमी पार्टी भी जीत जाती है तो भी कोई बहुत बड़ी भूमिका। आपको लग रहा है अभी आज की तारीख में मामला फंसा हुआ है कि इधर जाएगा किसी को पता नहीं है? देखिए, मैं वैसे भी एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, इसलिए मैं कभी भी इस बात की टिप्पणी नहीं करता कौन सी पार्टी जीत रही कौन सी पार्टी हार रही है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त मुश्किल में है और उसके 3 बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण यह है कि जिस तरीके से चाहे वो अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो या राजनाथ सिंह हो, इनको अगर बूथ मैनेजमेंट की अगर जिम्मेदारी दी गई है तो इसका मतलब यह है कि इनको लगता है कि ग्राउंड लेवल पे जिस लेवल का कोऑर्डिनेशन बूथ मैनेजमेंट को चाहिए होगा वो नहीं हो रहा। दूसरी बात, जो हासबोले साहब है वो लगातार उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बैठ रहे हैं, यह भी इस बात का प्रमाण है। तीसरी बात, अचानक मथुरा के मुद्दे को खड़ा करने की कोशिश करना यह भी दर्शाता है कि दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। लेकिन मैं ये कहने की
कोशिश नहीं कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है या भारतीय जनता पार्टी हार रही। हाँ, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी आपके हिसाब से। देखिए सुशांत जी, ठीक है, हर्षवर्धन उत्तर प्रदेश को लेकर, अच्छा मैंने भी शायद, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही जी, आ रही है सर, आ रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात यह है कि 17 से 22 में कौन सा समीकरण बदला है? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठजोड़ में या जाति समूह में कुछ घटा है, या अखिलेश यादव के साथ कुछ बढ़ा है? जैसे ही हम कहते हैं कुछ बढ़ा है, तो फिलहाल अभी 17 और 19 के बाद देखें तो एक बार कांग्रेस छिटक गई, एक बार बसपा छिटक गई साथ आके। तो सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल से मजबूत कोई गठजोड़ नहीं था जो भाजपा को चुनौती देता, नंबर 1। नंबर 2, ये जब हम जाति समूह की बात करते हैं तो उसमें भी कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं दिखता, सिवाय ओम प्रकाश राजभर के। जो दूसरे जो दल हैं, जो छिटपुट जिनको हम कह रहे हैं कि वो जुटेंगे, एक साथ आएंगे, तो अगर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हम देख लें तो शायद आपको समझ में आएगा कि जिन सीटों पर, जिन जगहों पर राजभर के प्रभाव की बात कर रहे हैं, वहां पर भी समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होती है। और तीसरी जो बड़ी चीज है, योगी आदित्यनाथ कंसिस्टेंट लीडरशिप के तौर पर रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, आप आलोचना कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त इतना ही था। नूपुर जी, मैं एक सेकंड के लिए घबरा गया कि बीजेपी ने इतने सारे सिलेंडर किसको भेजे हैं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। हेल्थ इंडेक्स के बारे में बता देते तो अच्छा लगता है, चर्चा करूं, लेकिन जो ऊर्जा आप लोगों को लगानी है नेताओं की, वो उसके लिए पूरा सिलेंडर भर भर के आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए। मैं ये मानकर चलूंगा, गैस जो कहते हैं वो भरी होनी चाहिए, और चुनाव को निष्पक्ष हो, बेहतर हो, मर्यादा में हो, यही उम्मीद करूंगा। मैं माफी चाह रहा हूं, मैं मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा। मैं ये चर्चा और आगे बढ़े, लेकिन आप सबको शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस चर्चा में एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, जल्द लौट